अगर बहुत शुरुआती में 4-5 बाल सफ़ेद हैं तो उसको उखाड़ते हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं उखाड़ो मत, क्योंकि उससे कुछ अगल बगल के बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिजर्वेटिव भी होते हैं उस मेहंदी में, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और मतलब कोई मेरे से अगर रिकमेंडेशन मांग रहा है कि हम फर्स्ट टाइम हेयर डाई यूज़ करने जा रहे हैं, क्या हेयर डाई हमें लेने चाहिए, तो आई ऑलवेज आस्क देम फर्स्ट लुक कि अमोनिया फ्री है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि रोजमेरी ऑयल लगा लें या फिर प्याज का रस लगा लें, बाल आ जाएंगे। तो ये पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कि प्याज का रस लगाने से बाल आ जाते थे, ये बेसिकली एलोपेशिया एरियाटा एक कंडीशन होती है जिसमें कि प्याज के रस लगाने से या लहसुन का रस लगाते थे काफ़ी लोग, बाल आ जाते थे। क्या दाढ़ी पे अलग जो है डाई यूज़ करना चाहिए या सेम यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला ना, सेम डाई यूज़ कर सकते हैं, बट वही है कि अगर आपको उस डाई से रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए पीपीडी है उस सब्सटेंस में, तो फेस पे पिगमेंटेशन और रिएक्शन हो सकता है। मैनी पेशेंट्स है कि हम तो इंडोर्स हैं, हमें सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है। तो सेकंड थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन, देन स्किपिंग मॉइस्चराइजर। इंडोर में भी लगाना है? इंडोर में भी लगाना है, कैसे? क्योंकि आप जैसे येलो लाइट को एक्सपोज हैं, स्क्रीन लाइट को एक्सपोज हैं। क्या बायोटिन खुद से लेना सेफ है? और दूसरा, क्या शैम्पू रोज यूज करना हमारे बालों के लिए हेल्दी हो सकता है या नहीं? साबुन का क्या नुकसान है हमारे स्किन और बाल पे? अभी तो बॉडी वॉश, शावर जेल और ये सब आ गए हैं। तो पहले तो साबुन से ही लोग बाल धुलते, साबुन से स्किन धुलते थे, फिर धीरे धीरे साबुन को लोग छोड़ने लग गए। लोग कहते हैं बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो डाई लगाइए, डाई से डर लग रहा है तो मेहंदी लगाइए, मेहंदी से मन नहीं भरा तो आंवला, रीठा, शिकाकाई आजमा लीजिए। दूसरी तरफ गर्मियों में धूप और पसीना आजकल स्किन और बालों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि इन सारी कंडीशन में क्या सचमुच फ़ायदा करता है और क्या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, और क्या हमारी स्किन और बालों को नुकसान पहुंचा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निहारिका गोयल, जिनसे हम बाल और स्किन के बारे में सारे ज़रूरी सवाल पूछेंगे जिन्हें लेकर लोगों के मन में सबसे ज़्यादा उलझन रहती है। वेलकम मैम। थैंक यू। सबसे पहले मुझे स्किन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बाल सफ़ेद मैं देख रहा हूँ कि यंग पीपल में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? बाल सफ़ेद होने को हम कैनिटीज़ बोलते हैं। इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि अगर आपका 21 साल से पहले बाल सफ़ेद हो रहा है तो प्री मैच्योर यानी जल्दी हो रही हैं आपको कैनिटीज़, और आफ्टर 21 ईयर्स हो रहा है तो हम उसको ग्रेइंग बोलते हैं, विच इज़ कैनिटीज़। तो जो नोन कॉजेज़ हैं कैनिटीज़ की यानी प्री मैच्योर ग्रेइंग या ग्रेइंग के, इट इज़ आपकी कैल्शियम पैंटोथेनेट डेफिशिएंसी हो गई, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, इरेगुलर स्लीप साइकिल्स हो गई, जेनेटिक टेंडेंसी हो गई, या फिर काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनमें साइनोसाइटिस या नोज ब्लॉकेट की टेंडेंसी होती है, उनके अंदर कॉमनली मिलता है। बट आजकल हम देख रहे हैं कि एवरी ऑल्टरनेट पर्सन इज हैविंग एन अर्ली ग्रेइंग, मतलब जल्दी ग्रेइंग हो रही है। पहले 30s के बाद स्टार्ट होती थी, आजकल हम देखते हैं कि 20s में ही स्टार्ट होने लग गई है। सो मेरे जो पेशेंट मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम हमें इतनी जल्दी ग्रेइंग क्यों स्टार्ट हो गई है, सो आई यूजुअली आस्क देम देयर क्वेश्चंस अबाउट लाइफस्टाइल। आपका स्लीप साइकिल कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस तो नहीं है, आपके वर्किंग आवर्स कैसे हैं। सो दैट इज व्हाट आई हैव इंटरप्रेटेड फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, दैट मेजर फैक्टर विच इज कॉजिंग अर्ली ग्रेइंग इज द लाइफस्टाइल, यानी कि जो आपका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है वो है। उसके अलावा जेनेटिक्स तो होती है, प्ले करती है रोल कि अर्ली ग्रेइंग होएगी। काफ़ी लोगों में हम देखते हैं कि साइनोसाइटिस का एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से ग्रेइंग हो रही है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, इट इज़ द स्ट्रेस दैट इज कॉजिंग अर्ली ग्रेइंग। अच्छा, तो कैसे साइनोसाइटिस है आपको, तो लिंक कैसे है बाल से इसका? बालों से लिंक नहीं है। बेसिकली क्या होता है, बालों में एक जैसे मेलानिन होता है हमारी स्किन में, बालों में भी मेलानिन बनता है, तो मेलानिन प्रोडक्शन ऑल्टर हो जाती है, हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से पहले बाल ग्रे होता है और फिर वो धीरे धीरे वाइट टर्न होने लगता है। तो दैट इज़ हाउ द ग्रेइंग हैपन्स, यानी आपका बाल जो है वो मेलानिन नहीं बना पा रहा है इस वजह से। अच्छा, हम तो अब जैसे एडल्ट हैं तो काम कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। मैंने छोटे बच्चों में भी देखा है, और जेनेटिक आप बता रही हैं ये कारण हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों में मैं उनके माता पिता के बाल जो हैं नहीं सफ़ेद हैं, फिर भी मैंने देखा कि 10th में पढ़ने वाले बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। यही मैं बोल रही हूँ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल जो इन जनरल स्ट्रेस है। मतलब काफ़ी पीपल डोंट रियलाइज, मतलब जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है ना, वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, इतना एक्सपोजर टू स्क्रीन है, आपकी स्लीप साइकिल इतनी हैम्पर्ड है, तो कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में। दीज इनडायरेक्टली हैम्पर द मेलानिन प्रोडक्शन इन योर स्कैल्प, यानी जो आपके बालों से मेलानिन बनना चाहिए सही तरीके से वो बन नहीं पाता है। तो दैट इज द कॉज ऑफ अर्ली ग्रेइंग नाउअडेज दैट वी आर सीइंग। इट इज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व्हिच इज अराउंड अस। अच्छा, कुछ ऐसी प्रैक्टिस बताइए जिनसे ये सारे आप कारण बता रही हैं, इसके अलावा जैसे कुछ लोग जेल लगाते हैं बालों में, और या कि बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं।
क्या उनसे भी कोई रहता है कारण बाल सफ़ेद होने का? हाँ जी, जितने आप केमिकल्स वगैरह यूज़ करेंगे, जितने कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे, फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे ही, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो ग्रेइंग है वो जल्दी होगी। जैसे काफ़ी लोग ना मिनॉक्सिडिल यूज़र्स होते हैं जिनकी बाल झड़ रहे होते हैं, तो वो मिनॉक्सिडिल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि कई लोगों में ग्रेइंग जल्दी हो सकती है कंपेयर अच्छा। टू अदर इंडिविजुअल्स। सो कुछ दवाइयाँ भी हैं जो आपकी अर्ली ग्रेइंग कॉज कर सकती हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है अपने बचपन में कि लोग जिसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो लोग अगर बहुत शुरुआती में 4-5 बाल सफ़ेद हैं तो उसको उखाड़ते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं उखाड़ो मत, क्योंकि उससे कुछ अगल-बगल के बाल भी सफ़ेद हो सफ़ेद हो सकते जाए, हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं। और हेयर डाई कितना सेफ़ है? क्योंकि हेयर डाई के प्रति भी एक एक जो है पॉपुलेशन है जो इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करती है और मेंटेन रखती है अपने बालों के कलर को, और एक है कि जो डरती है कि नहीं इससे हमारे आँख ख़राब हो जाएँगी। अच्छा, हेयर डाई में भी आजकल नो अमोनिया और बहुत सारे इस तरह के मार्केटिंग राइट, सारे आ रखे हैं। राइट। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कुछ लोगों में ना हेयर डाई सूट नहीं करती है। वो होता है एक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं पीपीडी। पीपीडी एक सब्सटेंस होता है जो काफ़ी लोगों में रिएक्शन कॉज कर सकता है, जिसके कारण उनकी आईज़ में एलर्जी आना, स्वेलिंग होना, लिप स्वेलिंग होना, फेस स्वेलिंग होना, स्कैल्प में दाने निकलना, इचिंग होना, ये सब सिम्पटम्स आ सकते हैं। तो ये पीपीडी कई लोगों में पिगमेंटेशन भी कॉज कर सकती है, स्पेसिफिकली आपके फोरहेड एरिया और जो यहाँ तक नेक तक जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ये पीपीडी आपके बालों को बाइंड कर रही है। कई लोगों में यही पीपीडी आपकी स्किन पे भी बाइंड कर जाती है। तो जब ये स्किन पे बाइंड ज़्यादा कर जाती है तो रिएक्शन करने लगती है। तो आजकल काफ़ी लोगों में जो हेयर डाइज हम रिकमेंड कर रहे हैं वो होती है पीपीडी फ्री हेयर डाइज। बट अगर आप पीपीडी फ्री हेयर डाइज भी देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली नीचे लिखा होता है 99.99% पीपीडी फ्री। कोई भी चीज़ कंप्लीटली पीपीडी फ्री नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट हमें चाहिए जो बालों से बाइंड करे। अगर वो नहीं होगा तो वो बालों से बाइंड नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा तो हेयर कलर नहीं आएगा। सो ये डाइज उन लोगों में रिकमेंडेड होती है जिनमें हेयर रिएक्शंस हो रहे हैं, फेस पे पिगमेंटेशन हो रही है। इवन आजकल जो मेहंदी आती है मार्केट के अंदर, लोग बोलते हैं कि नहीं मैम हम तो मेहंदी लगा रहे थे फिर भी हमें रिएक्शन हो रहा है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ अनटिल अनलेस हम मेहंदी के पत्ते तोड़ के ला के उसको पीस के लगा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप मार्केट की मेहंदी यूज कर रहे हो इट इज ऑल्सो हैविंग पीपीडी, तो इसीलिए वो रिएक्शन कॉज करती है। उसमें प्रिजर्वेटिव भी होते हैं उस मेहंदी में? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और मतलब कोई मेरे से अगर रिकमेंडेशन मांग रहा है कि हम फर्स्ट टाइम हेयर डाई यूज़ करने जा रहे हैं, क्या हेयर डाई हमें लेने चाहिए, तो आई ऑलवेज आस्क देम फर्स्ट लुक की अमोनिया फ्री है, ठीक है, एंड देन डू अ पैच टेस्ट। पैच टेस्ट आप कान के पीछे थोड़ी देर की हेयर डाई लगा के कर सकते हैं। अगर आपको कोई इचिंग रिएक्शन नहीं हो रहा है तभी आप उसको पूरे स्कैल्प में लगाइए, और अगर आपको उससे भी रिएक्शन हो रहा है तो आपको पीपीडी फ्री हेयर डाई देखनी है, जो बहुत सारे ब्रांड्स के नाम से आती है मार्केट में। और पीपीडी फ्री मैंने जैसे बोला 99.99% है, तो ये नहीं कि वो हर किसी को सूट करेगी। पैच टेस्ट उसमें भी करना ही है आपको, और उसके बाद फिर उसको स्कैल्प में लगाना है। ये तो आप बता रहे हैं कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकते राइट, हैं। राइट। लेकिन बार बार डाई करने से हमारे स्कैल्प पे और जो बाल की जड़ है उस पे क्या असर पड़ता है? सी अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला अगर अमोनिया कंटेनिंग हेयर डाइज यूज़ कर रहे हैं आप, तो आपके जो हेयर हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जैसे मैंने बोला इचिंग हो सकती है या दाने हो सकते हैं। उसके अलावा आपके जो हेयर का क्वालिटी है, अगर आप अमोनिया कंटेनिंग हेयर डाइज यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ब्लीच करवा के अपने बालों को हेयर डाई कराते हैं, तो आपका हेयर जो है वो परमानेंटली उसका जो टेक्स्चर है वो डैमेज हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा रफ हो सकते हैं। सो काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमने हेयर कलर कराया था, अब हमारे बाल बिल्कुल रफ हो गए हैं, इनको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि वो अब रफ हो गए, उनकी क्वालिटी खराब हो गई, उसका केराटिन डैमेज हो गया। सो आई यूजुअली से टू माय पेशेंट कि जो वट एवर प्रोडक्ट्स दैट यू विल यूज, द शैम्पू, माइल्डर शैम्पू जो सल्फेट फ्री हैं, या कंडीशनर्स हैं, डीप लीव इन कंडीशनर्स हैं, वो कुछ क्वालिटी को बेटर तो करेंगे लेकिन 100% रिकवर नहीं कर सकते। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड द हेयर कलर इन द लेंथ ऑफ योर हेयर, स्पेसिफिकली ब्लीच करा के, और धीरे धीरे आप उन बालों को कटवा ही सकते हैं, रादर देन कि उसको आप ठीक कर पाएंगे, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और हमारे बचपन में ना हमको बताते थे कि सरसों का तेल लगाओ बाल में और आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, काले रहेंगे हमेशा हमेशा। उसके बाद फिर हम अभी कुछ सालों से हेयर सीरम का बहुत चलन है कि आप तेल मत लगाइए, हेयर सीरम लगाइए। राइट। क्या तेल से बालों की ग्रोथ में कोई असर पड़ता है? उनके कलरिंग जो आप कह रही हैं कि वाइट होने पे कुछ डिले हो सकता है या फ़ायदा करता है, या हेयर सीरम इनका कोई लिंक है बालों के स्वास्थ्य से या नहीं है? तो जैसे हम हेयर ऑयल्स की बात करते हैं पहले, तो हेयर ऑयल्स डिफरेंट तरीके के हैं मार्केट के अंदर। जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी बोला करते थे सरसों का तेल या नारियल का तेल लगा लो।
तो ये तेल लगाए जा सकते हैं, बट देखा गया कि सरसों के तेल से काफ़ी लोगों को इरिटेशन हो सकती है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है। तो बेटर ऑप्शन इज़ कोकोनट ऑयल, जो कि फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए सबसे पहले। और कोकोनट ऑयल जो होता है वो आपकी जो हेयर होती है उसके अराउंड एक लेयर बना के उसके नेचुरल मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है। और यही बात हम करें अगर स्कैल्प की ग्रोथ के लिए, तो ऑयल्स इटसेल्फ डू नॉट कॉज हेयर ग्रोथ, वो हेयर ग्रोथ नहीं करा सकते आपकी। लेकिन अगर उसी ऑयल को हम मसाज करके लगा रहे हैं, तो जो मसाजिंग एक टेक्निक है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रही है, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन इटसेल्फ ऑयल इज नॉट कॉजिंग एनी हेयर ग्रोथ। और दूसरा जो आप हेयर सीरम्स की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि रोजमेरी ऑयल लगा लें या फिर प्याज का रस लगा लें, बाल आ जाएंगे। तो ये पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कि प्याज का रस लगाने से बाल आ जाते थे, ये बेसिकली एलोपेशिया एरियाटा एक कंडीशन होती है जिसमें कि प्याज के रस लगाने से या लहसुन का रस लगाते थे काफ़ी लोग, बाल आ जाते थे क्योंकि वो इरिटेंट थेरेपी पे बेस्ड होता था। लेकिन आजकल हम पेशेंट्स को मना करते हैं क्योंकि रॉ चीज़ है, कोई भी रॉ चीज़ रिएक्शन कॉज कर सकती है। सो देयर आर मार्केट प्रिपरेशंस अवेलेबल जो इनका एक्सट्रैक्ट, यानी कि जिससे ग्रोथ आ रही है उसके एक्सट्रैक्ट लेके फॉर्मुलेशंस ऑलरेडी हैव बीन डेवलप्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। सो व्हाई नॉट गो फॉर अ सेफर ऑप्शन, बजाय कि आप उसी को घर में मेहनत करके लगा रहे हैं, कल को उससे कोई रिएक्शन हो गया तो वो चीज़ आपको अवॉइड ही करनी है। हाँ, आजकल काफ़ी सीरम्स हैं जिसमें रिडेंसिल है, प्रोकैपिल है, एनागेन है, उसके अलावा आपके कैपिला लॉन्गा है। ये सब जो होते हैं ये पेप्टाइड्स होते हैं, ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं आपके रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके, और क्योंकि अमीनो एसिड से बने होते हैं तो आपके हेयर के अराउंड कोटिंग बना के उसकी स्ट्रेंथ को भी बेटर करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इरिटेंट थेरेपी, मतलब कि स्कैल्प हमारा इरिटेट होगा तो बाल ग्रो करने लग जाते थे पहले? बिल्कुल। कैसे? वो एलोपेशिया एरियाटा जो है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, यानी कि मेरी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसी को उसने, मार रही है बॉडी को ही। हाँ, बॉडी के हेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। अब मैंने क्या करा, कोई इरिटेंट लगाया तो उसने नई इम्यूनिटी बनाई, लेकिन इरिटेंट इम्यूनिटी बनाई। वो इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को काउंटर करेगी जो ऑटो इम्यूनिटी है, जिसके कारण मेरे हेयर रीग्रो हो सकते हैं। सो दैट इज बेस्ड ऑन द काउंटर इरिटेंट थेरेपी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, हमारे यहाँ इंडिया में ही तेल लगाने का बाल में बहुत ज़्यादा वो है, वेस्ट में तो मैं नहीं देखता हूँ। बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ ये कैसे डेवलप होगा कि हर आदमी तेल लगा रहा है, जबकि आप बता रही हैं कि बहुत कम फ़ायदा करता है? ये ऐसा नहीं कि सभी में फ़ायदा करता हो। हाँ, मतलब जिनके बाल रफ है, मैंने बोला जैसे फीमेल्स की बात करें हम स्पेसिफिकली, तो फीमेल्स में क्या होता है, बाल लंबा होता है, लेंथ है। अब आपका नेचुरल ऑयल भी बनता है स्कैल्प में, सब में बनता है, मेल्स और फीमेल्स के अंदर। लेकिन मेल्स में क्या है, बालों की लेंथ छोटी है तो उनका जो नेचुरल मॉइस्चर है उनकी इतनी लेंथ तक पहुंच जाता है। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, लेंथ लंबी होती है, तो जो नेचुरल ऑयल है वो कुछ पार्ट ऑफ हेयर को ही हाइड्रेट कर पाएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द लेंथ जो है वो आपकी ड्राई हो सकती है। तो उसके लिए आप तेल लगा सकते हैं इन द लेंथ ऑफ हेयर। जैसे मैंने बोला, कोकोनट ऑयल आपके खुद के हेयर के मॉइस्चर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि तेल आप बालों की लेंथ में लगा सकते हैं। वो तो स्कैल्प में लोग लगाने लग गए, बट काफ़ी लोगों को डैंड्रफ की जैसे शिकायत होती है, तो ऑलरेडी नेचुरल ऑयल बॉडी बना रही है, आप उस पर और तेल लगाएंगे तो वो चीज़ एग्रेवेट होगी। अगर मेरा पेशेंट कोई पूछता है कि मैम हमें तेल लगाना ही है क्योंकि मेरे बाल बहुत रफ दिखते हैं या फिर मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता या कर पाती, तो आई यूजली से देम कि स्कैल्प में मत लगाइए आप, उसको लेंथ में आप ज़रूर लगा सकते हैं। स्पेसिफिकली मेल्स में जैसे आप 2 ड्रॉप ऑयल्स की ली आपने कोकोनट ऑयल की, हैंड्स पे रब करी और आप उसको लेंथ पे इस तरीके से लगा सकते हैं रादर देन मसाजिंग इट इनटू द स्कैल्प। और कब लगाएं? मतलब कुछ लोग जो हैं सोने से पहले ही लगाते हैं और सुबह वॉश कर लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं कि सुबह नहाने के बाद ऑफिस आते हैं लगा करके आते हैं, और इस मौसम में जब बाल में पसीना भी हो रहा है आपके और ऑयल भी है, राइट। तो उससे क्या नुकसान होता होगा? उससे वही, जैसे डैंड्रफ की शिकायत होना, स्कैल्प में इरिटेशन होना, खुजली होना। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि स्वेटिंग भी हो रही है, तेल भी लगाया हुआ है और ज़्यादा स्कैल्प में खुजली बढ़ गई है। तो जो मैं रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को, बोलती हूँ हफ्ते में आप एक बार ऑयलिंग कर सकते हैं, वो भी स्कैल्प यानी कि हेयर वॉश करने के 2 घंटा पहले। ये सर्कुलेशन अच्छा हो जिससे सर्कुलेशन भी, और आपके जो नेचुरल ऑयल है वो लॉक इन कर देगा। जो आपके अगर लंबे बाल हैं, स्ट्रैंड्स लंबे हैं, तो वो आपके नेचुरल मॉइस्चर को लॉक इन कर देगा, तो आपके बाल ड्राई फ्रिजी नहीं होंगे। अच्छा, अब डाई से मुझे ये पूछना था कि जो लोग बाल में डाई लगाते हैं तो सर पे तो हमारे स्कैल्प है, वही डाई जो है दाढ़ी पे भी यूज़ करते हैं। क्या दाढ़ी पे अलग जो है डाई यूज़ करना चाहिए या सेम यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला ना, सेम डाई यूज़ कर सकते हैं, बट वही है कि अगर आपको उस डाई से रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए पीपीडी है उस सब्सटेंस में, तो फेस पे पिगमेंटेशन और रिएक्शन हो सकता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हेयर डाई यूज़र हैं और स्पेसिफिकली अगर फेस पे यूज़ करने जा रहे हैं, तो आई वुड एडवाइस कि आप पीपीडी फ्री हेयर डाई से ही स्टार्ट करें, फेस पे तो एटलीस्ट। अभी बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट का भी बहुत चलन बढ़ा हुआ है, और हम ऐड में भी देखते हैं कि आंवला, रीठा, शिकाकाई ये लगाइए और आप जो है एलोपैथिक दवाइयों से दूर रहिए। राइट।
क्या इनसे कोई फ़ायदा होता है बालों के, ये मार्केटिंग गिमिक है पूरा? देखिए, अगर आप ये सब चीज़ें खुद से घर पे बना रहे हैं एंड यू नो कि आपने बिल्कुल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं और आप हेयर कलरिंग के लिए इन सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो मार्केट प्रिपरेशंस आती हैं, हर्बल नाम से तो वो दे रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो कि उसके अंदर पीपीडी भी हो सकता है हेयर डाई की तरह माइल्ड फॉर्म में चाहे हो, ताकि वो आपके कलर को बाइंड कर सके। तो ऑलवेज लुक फॉर दी हिडन इंग्रेडिएंट्स व्हेन यू आर बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्केट। बट यही चीज़ अगर आप घर पे प्रिपेयर करके लगा रहे हैं तो पैच टेस्ट करके आप सेफली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत अच्छा। नहीं। अच्छा, वो क्या कंडीशन होती है, जैसे कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हुए 8-10 बाल, और उसके बाद अपने आप फिर वो काले हो गए, बाद में मैंने देखा कि वो रिवर्स हो गया उनका, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे कई बार एलोपेशिया एरियाटा के अंदर हम लोग देखते हैं कि ओवरनाइट बॉल्डिंग होती है। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें जो ओवरनाइट बॉल्डिंग, जो हेयर फॉलिकल्स अटैक होती हैं ऑटो इम्यूनिटी से, वाइट हेयर फॉलिकल्स कभी भी अटैक नहीं होती हैं। तो उनके वाइट बाल बच जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि एकदम से ब्लैक हेयर तो चले गए और उस एरिया के अंदर वाइट हेयर बच गए, जो 8 to 10 वाइट हेयर्स थे। बट ऐसे ही, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, यानी बॉडी इसको सेल्फ रिकवर कर लेती है। तो जब बॉडी सेल्फ रिकवर करती है तो इट अगेन रीग्रोज बैक जो आपका ब्लैक हेयर था, और वो एरिया फिर से नॉर्मल हेयर की तरह नजर आने लगता है। अच्छा, आपने ओपीडी करते हुए इतने साल से क्या एक्सपीरियंस किया है कि लोग क्या-क्या नुस्खे अपनाते हैं बालों को काला रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए? जैसे अंडा भी लोग लगाते हैं। बिल्कुल। क्या-क्या ऐसे आपने नुस्खे सुने हैं, मिथ सुने हैं? जैसे अंडा इज बेसिकली फॉर कंडीशनिंग योर हेयर, है ना, मतलब इट डज नॉट हेल्प इन योर रीग्रोथ। तो काफ़ी लोग जैसे अंडा लगाते हैं। उसके अलावा हमने जैसे बात करी आंवला, रीठाकाई, ये शिकाकाई, ये सब मेहंदी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं जो हेयर कलर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हेयर ऑयलिंग काफ़ी लोग कॉमनली यूज़ करते हैं कि दे डू कॉमन हेयर ऑयलिंग इन देयर स्कैल्प। कुछ लोग नेचुरल ऑर्गेनिक मास्क बनाते हैं घर पे विद वेरियस इंग्रेडिएंट, जिसमें मेहंदी एंड ऑल दीज अदर ऑर्गेनिक पाउडर्स आर देयर। सो दैट इज़ व्हाट दे यूज़। और हेयर ग्रोथ के लिए आई हैव इवन सीन फीमेल्स कमिंग कि हम प्याज का रस लगा रहे थे लेकिन अब असर नहीं आ रहा है, तो दैट इज व्हाई वी नीड यू फाइनली एट द एंड। यस। अच्छा, एक मार्केट में ब्लैक मेहंदी भी आती है, वो क्या होती है? वो केमिकल होती है, कुछ नेचुरल होती भी है? उसको डॉक्टर मैंने देखा बहुत मना करते हैं कि आप वो मत लगाइए, पाउडर फॉर्म में आती है जो। देखिए, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, मैं कह रही हूँ आपकी जो नॉर्मल मेहंदी भी आ रही है ना, वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। मैं इवन उनसे भी रिएक्शन देखें, क्यों हो रहा है रिएक्शन? क्योंकि कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक और प्योर है ही नहीं। उनके अंदर भी कुछ फॉर्म में वो पीपीडी, अमोनिया वाले सब्सटेंसेस हैं। वरना अगर वो नहीं होंगे तो आपके हेयर कलर पे बाइंड नहीं करेंगे तो कलर नहीं आएगा, कलर नहीं आएगा तो उनकी मार्केटिंग नहीं होगी, वो बिकेंगे नहीं। सो बेसिकली रीड द स्मॉल वर्ड्स दैट आर रिटन। और कई काफ़ी चीज़ों पे तो मेंशन्ड भी नहीं होता कि उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ भी ओटीसी आपको यूज़ नहीं करना है अगर आप पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं। अभी जैसे गर्मियों का मौसम है और मानसून आने ही वाला है, और इसी मौसम में सबसे ज़्यादा लोगों को इचिंग होती है, खुजली होती है। तो इस मौसम में खासकर गर्मी और बरसात के बीच का जो मौसम है, जहाँ बहुत उमस रहती है, क्या स्किन केयर के कुछ मुझे टिप्स बता दीजिए आप? सी, अगर जैसे हम गर्मी की बात करें और अब जैसे मौसम चेंज होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिहाइड्रेशन, जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। मतलब आई हैव सीन पीपल कि चलो सर्दी में तो पानी नहीं पीते हैं, गर्मी में भी दे आर ड्रिंकिंग लेस वाटर। सो फर्स्ट थिंग इज हाइड्रेटिंग, मतलब आपको एक्सटर्नली पानी पीना ही पीना है। सेकेंड थिंग इज सन प्रोटेक्शन, मतलब आप अगर इंडोर्स भी है और अगर आप बाहर भी, अगर बीच में आपने 2 मिनट के लिए भी जाना है, मान लीजिए अपनी कार तक जाना है या फिर आपने बाहर टॉवल सुखाने भी जाना है, तो मैनी पेशेंट्स है कि हम तो इंडोर्स हैं, हमें सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है। तो सेकंड थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन, देन स्किपिंग मॉइस्चराइजर। इंडोर में भी लगाना है इंडोर में भी लगाना है, कैसे? क्योंकि वहाँ आप तो जैसे फिर येलो लाइट को एक्सपोज्ड हैं, स्क्रीन अच्छा। लाइट को एक्सपोज्ड हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। और आप अपनी कार तक तो आप जाओगे या 2 मिनट के लिए खिड़की पे तो बैठोगे, खिड़की से भी तो यूवी लाइट आ ही रही है। तो इवन व्हेन यू आर वर्किंग यू हैव टू अप्लाई 1 गुड लेयर ऑफ सनस्क्रीन। हाँ, अगर उसके बाद अगर आपका आउटडोर एक्सपोजर है तो आप 2.5 से 3 घंटे के बाद सनस्क्रीन को रिपीट कर सकते हैं। और डोंट फॉरगेट कि क्वांटिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि मैंने 3 ड्रॉप सनस्क्रीन की लगा ली और मेरा काम हो गया। मुझे 2 फिंगर या फिर 2 टीस्पून या फिर एक कॉइन साइज ऑफ सनस्क्रीन लगाना काफ़ी ज़रूरी है। देन आई साइड की जैसे मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी से भी स्वेट लॉस हो रहा है। स्वेट लॉस हो रहा है तो हमारी बॉडी का मॉइस्चर लॉस हो रहा है, हाइड्रेशन कम हो रही है। तो पानी पी के तो हम उसको रिप्लेनिश कर लेंगे, लेकिन अगर हम मॉइस्चर नहीं लगाएंगे तो हमारी स्किन भी डल और डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। तो यूजिंग अ मॉइस्चराइजर अलॉन्ग विद सनस्क्रीन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, स्पेसिफिकली ओवरनाइट मॉइस्चराइजेशन, जो कि काफ़ी हेल्प करती है। तो अगर आप कोई 2 बेसिक प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप न्यू हैं स्किन केयर में, तो मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाइए और रात में सोने से पहले आप मॉइस्चराइजर। लेकिन बॉडी में एक नेचुरल मॉइस्चराइजर भी होता है ना? बिल्कुल होता है, जिसको नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर बोलते हैं। लेकिन नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर जब आप
स्वेट करते हैं, जब आप नहाते हैं, तो कुछ पार्ट ऑफ दैट लॉस्ट, क्योंकि ऊपर की लेयर हट जाती है, हाँ इट इज़ फॉर्म्ड अगेन बाय द बॉडी उसको रिप्लेनिश करती रहती है। बट काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से या फिर इम्यून प्रोसेस की वजह से ये जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है या जो हमारी बैरियर लेयर्स होती हैं ये नहीं बन पाती, उन लोगों को हम एटोपिक बोलते हैं। तो वो एटोपिक चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बारिश हो रही है, चाहे ह्यूमिड है, उनकी नेचुरली स्किन वो मॉइस्चर नहीं बना पा रही, तो उनको तो इनफैक्ट 3-4 बार मॉइस्चर लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, डिहाइड्रेशन के बारे में आप बात कर रही थी। डिहाइड्रेशन का हमारी स्किन के ग्लो पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि मैंने देखा है कि जब स्टीम लेते हैं आप तो चेहरा लगता है ग्लो करने, या अगर आप हाइड्रेटेड हैं, डिहाइड्रेटेड हैं, तो स्किन टोन थोड़ी सी अलग लगती है। तो पानी कम पीने से हमारे लुक्स पे क्या असर पड़ता है? सिर्फ पानी पीने से नहीं, स्किन की एक इंटरनल क्वालिटी ऑफ हाइलोरॉनिक एसिड भी होता है जो कि वाटर रिटेन करता है, मॉइस्चर रिटेन करता है। तो अगर हम एक बच्चे की स्किन देखते हैं और एडल्ट की स्किन देखते हैं, तो बच्चे की स्किन ज़्यादा शाइन करती है, ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ज़्यादा मॉइस्ट लगती है, बजाय के एडल्ट की जो डल डिहाइड्रेटेड लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन में इलास्टिन ज़्यादा है, कोलेजन ज़्यादा, हाइलोरॉनिक एसिड ज़्यादा है। इसी तरीके से हम कई बार 2 इंडिविजुअल्स देखते हैं, किसी की स्किन पे तो शाइन आ रही है और किसी की स्किन बिल्कुल डल सी लग रही है, चाहे उनका सिमिलर कॉम्प्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि एक की स्किन में मॉइस्चर यानी हाइड्रेशन कंटेंट ज़्यादा है और दूसरे की स्किन में मॉइस्चर कंटेंट लो है। तो विद एजिंग, विद सन एक्सपोजर, विद योर लाइफस्टाइल, हम अपना मॉइस्चर कंटेंट भी लूज करते हैं। तो एक्सटर्नल मॉइस्चर तो एज आई हैव सेड, बट देयर आर अदर वेज ऑफ इंक्रीजिंग और रिप्लेनिशिंग, यानी हम आपका जो मॉइस्चर कम हो गया है विद एज या आपकी जेनेटिक्स या आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, उसको भी दोबारा से बेटर कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे इंस्टा रील्स पे बहुत सारे नुस्खे आते हैं कि आप स्किन केयर के लिए ये यूज़ करिए, ये यूज़ करिए, और मैं उनके कमेंट पढ़ रहा था कि जैसे एक रील मैंने देखी, उसमें फेस पैक लगाने को, कि आप फेस पैक लगाइए आपकी स्किन ग्लो करेगी, उसमें कमेंट थे कि नहीं, इससे आपकी स्किन डिहाइड्रेट भी हो सकती है। तो क्या एक नुस्खा सभी के स्किन के लिए कारगर है या सबकी स्किन अलग अलग है? सबकी स्किन अलग अलग है, हर किसी की स्किन सेम नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर आप DI मास्क लगा भी रहे हैं, जो एक को सूट कर रहा है ज़रूरी नहीं आपको सूट करे, क्योंकि पहली बात वो हार्श हो सकता है आपकी स्किन पे, आपका जो बैरियर है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसको हटा सकता है। उसके बाद आप नॉर्मल साबुन पानी या फेस वॉश भी लगाएंगे जो आप इतने समय से यूज़ कर रहे थे, जो सूट कर रहा था, तो हो सकता है वो भी रिएक्शन करने लगे, क्योंकि आपका नेचुरल बैरियर हटा सकती हैं ये सब चीज़ें। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम मैनुअल स्क्रबिंग कर लें, तो दैट इज़ व्हाट आई एम ऑलवेज अगेंस्ट, कि मैनुअल स्क्रबिंग की हमें नहीं ज़रूरत होती। ये सिर्फ बनाए गए ट्रेंड्स हैं। हमारी स्किन नेचुरली भी एक्सफोलिएट करती है, मतलब वो नेचुरली भी शेड हो रही है, आपको उसको एक्स्ट्रा शेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप टैन हो गए हैं, आप बाहर कहीं घूम के आए हैं, आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, देन देर आर मेडिकल प्रोसीजर्स टू मेक दैट बेटर, रेदर देन कि आप उसको घर पे ही स्क्रब कर रहे हैं और अपनी स्किन को और वर्सन कर रहे हैं। अच्छा, फेस वॉश को आप बता रहे हैं, फेस वॉश को लेकर के भी एक लोगों के अलग अलग राय है। कुछ लोग क्लींजर यूज़ करते हैं, कुछ लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं, और फेस वॉश के खिलाफ, मतलब पक्ष में भी और खिलाफ भी बहुत सारी बातें हैं कि स्किन को इंस्टेंट ग्लो तो देता है ये, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है स्किन की आपके लिए। और कुछ लोग फिर क्लींजर यूज़ करते हैं इसके अलावा कि आप फेस वॉश यूज़ मत करिए। इससे जुड़े क्या मिथ हैं वो बताइए। देखिए, फेस वॉश और क्लेंजर इज़ अ वर्ड, यानी कि हम आपके फेस को क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो वर्ड्स अलग इसलिए यूज़ कर दिए गए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। मान लीजिए आपकी स्किन टाइप ऑयली है, तो उसका जो आपका फेस वॉश या क्लेंजर है वो ऑयली स्किन वाला हो जाएगा। आपकी नॉर्मल है तो वो अलग हो जाएगा। ड्राई है तो मोस्टली जो जेंटल क्लेंजर्स आते हैं वो आते हैं। अब क्या होता है, फेस वॉश और क्लेंजर्स का जो कॉन्टैक्ट पीरियड होता है स्किन के साथ, इट इज़ वेरी शॉर्ट। हार्डली आप 1 मिनट के लिए तो अपने फेस पे फेस वॉश लगाएंगे नहीं, 20-30 सेकेंड्स के लिए लगाएंगे। तो कोई चीज़ जिसका शॉर्ट कॉन्टैक्ट पीरियड है वो वैसे ही एब्जॉर्ब नहीं होगी आपकी स्किन में। खाली वो जो आपकी स्किन पे डर्ट कलेक्शन है, स्वेट कलेक्शन है, सीबम कलेक्शन है, ऑयल कलेक्शन है, उसको हटाएगी। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्किन टाइप का फेस वॉश नहीं यूज़ कर रहे, मान लो आपकी ड्राई स्किन है और आप सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश यूज़ करने लग गए, तो ऑब्वियसली वो आपकी स्किन पे सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके नेचुरल जो बैरियर वैसे ही स्किन नहीं बना रही उसको भी स्ट्रिप ऑफ कर देगा और आपकी स्किन और इरिटेट हो जाएगी। तो यूजिंग अ राइट क्लेंजर और फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर ओनली हार्मफुल अगर आप गलत प्रोडक्ट गलत स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसे यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट पीरियड काफ़ी शॉर्ट होता है। तो आपसे बात करके ये लग रहा है मुझे कि
अपनी स्किन को समझें, या तो ड्राई स्किन है, ऑयली, कितनी तरह की स्किन होती है और कैसे समझें अपनी स्किन को? So it can be either a dry skin, it can be a sensitive skin, it can be a normal skin type, और it can be a oily skin type. सिंपल सा है, अगर आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं, फेस वॉश करने के बाद आप आधा घंटा वेट कीजिए, एक ब्लॉटिंग पेपर लीजिए. अगर आपके स्किन पे ऑयल आ रहा है तो उस ब्लॉटिंग पेपर पे ऑयल आ जाएगा, और तो आपकी स्किन ऑयली है. अगर आपको फेस वॉश करने के बाद खिंचा खिंचा महसूस हो रहा है तो आपकी स्किन ड्राई है. अगर आपको फेस वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई, फेस पे जलन सी हो रही है, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है. और यही चीज़ अगर आपका नॉर्मल ऑयल आ रहा है, ना खिंचा खिंचा महसूस हो रहा है, ना रेडनेस हो रही है, तो आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है. क्या खान पान का भी असर पड़ता है हमारे स्किन पे? जैसे आपने बताया हाइड्रेशन है, ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जूस ज़्यादा पीजिए तो आप बहुत ग्लो करेगी स्किन. और क्या मेडिकल कंडीशन या कोई डिजीज़ भी हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट कर सकती है? हमारा हीमोग्लोबिन कम है, इसका भी कोई असर पड़ता है? सो जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप पेल नज़र आओगे. किसी का हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो उसमें पिंकनेस ज़्यादा नज़र आएगी. चाहे आपकी स्किन टोन सेम है, तो पेलनेस होती है कि जब आप डेफिशिएंट है हीमोग्लोबिन में, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो कम जा रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज़ द वन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो ऑक्सीजन लेता है एनवायरनमेंट से, उसको बाइंड करता है. सो दैट इज़ वन थिंग. जैसे आपने मुझे बोला कि खान पान का क्या रोल है, तो काफ़ी लोग जिनके फेस पे एक्ने होता है ना, या फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो डाइट रिलेटेड होते हैं. क्योंकि अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट है, बहुत ज़्यादा मैदा कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली आपके हार्मोन्स बढ़ाता है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, और आपकी यही चीज़ फेस पे नज़र आती है. मतलब आप ब्लोटेड नज़र आएंगे, आपके जो फेस पे एक्ने बढ़ सकता है. तो दिस इज़, एंड इफ़ अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डल एंड डिहाइड्रेटेड नज़र आएंगे, बजाय कि एक इंडिविजुअल जिसके कॉर्टिसोल लेवल्स अच्छे हैं, वो हेल्दी डाइट ले रहा है, अच्छे से वाटर इनटेक है उनका, ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ले रहे हैं. जैसे आपने बोला जूसेस, तो आइडियली आई डू नॉट रिकमेंड जूसेस से बेटर है कि आप फ्रूट्स लें, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फाइबर ज़्यादा है. अगर आप फाइबर ले रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल पेट के लिए होगा. भी अच्छा है वो. यस, रादर देन सेम जूस अगर आप ले रहे हैं, मान लीजिए आप स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी को आप शेक बनाने की बजाय स्ट्रॉबेरी आप खा सकते हैं, तो और बजाय इसी तरह से एप्पल हो गया, आपका कैरेट हो गया, इन सब के जूसेस के बजाय आप इनको खाएं, क्योंकि फाइबर कंटेंट ज़्यादा जाएगा आपकी बॉडी के अंदर. सो आई यूजुअली डू नॉट रिकमेंड माई पेशेंट्स कि आप प्लेन जूसेस ले. कभी कभार आपका मन है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो हाइड्रेशन के लिए अच्छा है समर्स के अंदर, ठंडा ठंडा. बट प्लीज डोंट फॉरगेट कि ईटिंग फ्रूट्स इज इक्वली मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग जूसेस फॉर आजकल हेल्दी लोग स्किन. नारियल पानी भी पीते हैं स्किन को ग्लोइंग, वो फायदा करता है कुछ स्किन बिल्कुल करता है. मतलब वही हाइड्रेशन है या कुछ और भी? हाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है. नारियल पानी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं गर्मियों के अंदर, क्योंकि आप स्वेट करते हैं, आपका सारा इलेक्ट्रोलाइट इज लॉस्ट थ्रू दी स्वेट. सो व्हेन यू आर कंज्यूमिंग कोकोनट वाटर, इट इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ना कि ओनली हाइड्रेशन देगा जैसे कि वाटर है, बट इट इज़ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो बैलेंस भी करेगा आपकी बॉडी के उसको. अच्छा, एक सवाल मैं शुरू में पूछना चाह रहा था. आपने ओटीसी ड्रग की बात की. दो सवाल हैं एक्चुअली, कि रोज शैम्पू करने से क्या बाल जो है हमारे स्कैल्प खराब होती है, उनकी हेल्थ. दूसरा, ओटीसी ड्रग जैसे बायोटिन है, आजकल सभी के पास गूगल है, एआई है, सभी लोग पूछते हैं कि तो बायोटिन बहुत चलन बढ़ा हुआ है, लोग खुद से बायोटिन लेके खाते रहते हैं. क्या बायोटिन खुद से लेना सेफ है? और दूसरा, क्या शैम्पू रोज यूज़ करना हमारे बालों के लिए हेल्दी हो सकता है या नहीं? तो अगर हम पहले बायोटिन की बात करते हैं, तो बायोटिन की जो रिकमेंडेशंस है एज पर द गाइडलाइंस इज 1 mg पर डे. लेकिन जो आप मार्केट प्रिपरेशंस में बायोटिन देखते हैं, दे हैव मिनिमम ऑफ 5 to 10 mg बायोटिन, विच वी सी कि हम इंडियंस में इतनी डेफिशिएंसी नहीं होती है बायोटिन की, अनटिल अनलेस आपने बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग करी है, या आप अभी टाइफॉइड या किसी वायरल फीवर से रिकवर किए हैं जिसमें आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट लॉस हो गया, तभी आपको बायोटिन थोड़ा हेल्प करेगा. बट वरना अगर आप विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन या फिर विदाउट एनी टेस्ट अगर आप बायोटिन ले रहे हैं अननेसेसरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके थायराइड प्रोफाइल को वो डीरेंज कर सकता है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शैम्पूज. तो शैम्पू डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ शैम्पू वी आर यूजिंग, वेदर इट्स अ सल्फेट कंटेनिंग शैम्पू या फिर सल्फेट फ्री शैम्पू है. अगर आप सल्फेट कंटेनिंग शैम्पू को रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा हार्श हो सकता है. कैसे पता लगाएं कि सल्फेट है कि नहीं? उसमें लिखा होता है? उसमें लिखा होता है. और सल्फेट एक्चुअली डिटरमाइन दी फोमिंग कैपेसिटी ऑफ अ शैम्पू. तो जितना ज़्यादा उसमें झाग बन रहा है, इसका मतलब उतना ज़्यादा उसके अंदर सल्फेट है. जितना माइल्ड वो फोम बना रहा है, उसमें उतना ही कम सल्फेट के चांसेस हैं. तो अगर आप हाई सल्फेट कंटेनिंग शैम्पू रोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके नेचुरल ऑयल्स हटा देगा, आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाएगा, इरिटेट हो सकता है, फ्लेकी हो सकता है, उसमें इचिंग हो सकती है. इनफैक्ट कई लोगों में
पेन यानी ट्राइकोडाइनिया यानी कि पेन होना इन द हेयर रूट इज ऑल्सो वेरी कॉमन बाय यूज ऑफ शैम्पूज विच आर नॉट सूटिंग देयर स्कैल्प टाइप. देन देर आर सर्टन सल्फेट फ्री शैम्पूज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. आप देखेंगे तो इवन OTC में भी दे हैव रिटन द वर्ड सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री. तो सल्फेट फ्री वाले जो शैम्पूज होते हैं जिनका नॉर्मल स्कैल्प है, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, जिनके ड्राई हेयर हैं या ड्राई स्कैल्प है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है. तो अगर आप मान लीजिए जिम जाते हैं या वर्कआउट कर रहे हैं या आप कुछ गेम खेल रहे हैं रोज़ और आपको स्वेटिंग हो रही है, तो क्लीनिंग योर स्कैल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर हम स्कैल्प ही नहीं क्लीन कर रहे हैं तो अगेन जो बिल्डअप होगा वो भी हमारे स्कैल्प को इरिटेट करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और इचिंग करेगा और डर्मेटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा. तो यू कैन यूज शैम्पू ऑन अ डेली बेसिस बट करेक्ट शैम्पू, करेक्ट टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वेदर आप कितनी स्वेट कर रहे हैं, कितना आपका बिल्डअप है, उसके हिसाब से भी आपको शैम्पू यूज़ करना चाहिए. यानी कि आप इंडोर्स हैं, AC में और आप रोज शैम्पू यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आई डोंट रिकमेंड. अच्छा, साबुन का क्या नुकसान है हमारे स्किन और बाल पे? अभी तो बॉडी वॉश, शावर जेल और ये सब आ गए हैं. तो पहले तो साबुन से ही लोग बाल धुलते, साबुन से स्किन धुलते थे, फिर धीरे धीरे साबुन को लोग छोड़ने लग गए. बिल्कुल. देखिए, साबुन यूज करने में कोई हार्म नहीं है. पहले क्या होता था, जो साबुन आते थे वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन pH के होते थे. तो इसीलिए लोगों ने बॉडी वॉशेस पे शिफ्ट किया क्योंकि वो थोड़े से pH बैलेंस होते थे. इवन लेकिन अगर आज आप कल बॉडी वॉशेस देखते हैं तो नॉट एवरी बॉडी वॉश इज pH बैलेंस. तो काफ़ी जो ड्राई स्किन कंडीशन के लोग आते हैं जो एक ही चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं अपने बॉडी पे, फेस पे, बालों पे, तो देर आर pH बैलेंस सोप एंड pH बैलेंस बॉडी वॉशेस जो कि अवेलेबल है मार्केट में. तो मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए. तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप पहले देखो कि उसमें मेंशन्ड है pH 5.5 यानी कि बैलेंस्ड है. तो चाहे आप कोई भी सोप है, चाहे कोई भी बॉडी वॉश है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन वो pH बैलेंस होना चाहिए. तो आई यूजली सी कि जो पुराने लोग होते हैं, जो ओल्ड एज जनरेशन है, दे प्रेफर यूजिंग अ सोप. तो आई डू रिकमेंड देम अ pH बैलेंस सोप जो वो स्कैल्प में, बॉडी में, फेस में सब जगह यूज़ कर सकते हैं. और जो न्यूअर जनरेशन है दे प्रेफर बॉडी वॉशेस. तो जिनको बहुत ड्राई स्किन कंडीशन या इरिटेशन होती है उनमें हम फ्रेग्रेंस फ्री pH बैलेंस बॉडी वॉशेस रिकमेंड करते हैं. क्यों फ्रेग्रेंस फ्री पे आप बहुत जोर दे रही हैं, उससे क्या नुकसान होता है? फ्रेग्रेंस फ्री जैसे अब व्हेन आई टेल यू इन द माय प्रेजेंट OPD सिनेरियो, पहले हम लोग एटोपिक डर्मेटाइटिस इतना कॉमनली नहीं देखते थे. आजकल एटोपी हैज़ बिकम वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लाइफस्टाइल, स्ट्रेस. तो फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इरिटेशन कॉज करने का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं. तो जो भी आप प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बॉडी लोशन है, अनटिल अनलेस आपकी बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, आपको कोई रिएक्शन नहीं होता, तो आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप माइल्डली भी एटोपिक हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री में ड्राई स्किन कंडीशंस की है हिस्ट्री, तो आप हमेशा फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट और pH बैलेंस प्रोडक्ट यूज़ करो. दैट इज़ व्हाट आई रिकमेंड. अच्छा, विटामिन डिफिशियंसी का क्या असर पड़ता है हमारे स्किन और बाल पे? और क्या कोई आपको ऐसा पेशेंट मिला है जो स्किन केयर आप कह रही हैं, जो मॉइस्चराइजर यूज़ करता हो, बराबर वॉश करता हो, ध्यान रखता हो, अमोनिया फ्री, सल्फेट फ्री, लेकिन उसको विटामिन डिफिशियंसी रही हो और उसका जो है असर स्किन पे दिख रहा हो, बालों पे दिख रहा हो? कौन कौन से विटामिन है जो बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्किन और बालों के लिए? तो अगर हम स्किन एंड हेयर के बारे में बात करें तो अगर हम वाइटामिन की बात कर रहे हैं तो विटामिन D3 हो गया, B12 हो गया, आयरन हो गया, जो कि मोस्ट कॉमनली डेफिशिएंट मिलते हैं हमें इंडियंस के अंदर. तो विटामिन D तो इन जनरल डेफिशिएंसी है. आयरन की बात रही तो फीमेल्स बिकॉज दे मेंस्ट्रुएट, द डाइट पैटर्न्स इज लाइक दैट, तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर आयरन डेफिशिएंट. विटामिन B12 भी हम लोगों में, क्योंकि हम जो इंडियंस हैं दे आर मोस्टली वेगन, दे आर वेजिटेरियंस, तो हमारा जो B12 का सोर्स है या इनटेक है वो हम नॉर्मल अपनी डाइट से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. तो मोस्टली वी आर डेफिशिएंट. तो पहली बात, इनसे आपका हेयर फॉल डिस्टर्ब बढ़ सकता है क्योंकि आपकी हेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है. यही चीज़ अगर हम जॉइंट्स में भी बात कर रहे हैं, विटामिन D डेफिशिएंसी की, बैक पेन की बात कर रहे हैं, तो B12 एंड D कैन लीड टू लेथार्जी, यानी आपको बहुत थकान सी फील होगी, आपको बॉडी पेन होगा, आपको जॉइंट पेन्स हो सकते हैं. सो दीज आर द वेरी कॉमन सिम्टम्स जो इन जनरल हमें देखने को मिलते हैं. तो ये एक सप्लीमेंटल रोल प्ले करते हैं. मतलब किसी भी चीज़ का डायरेक्ट रोल नहीं कि इसी की वजह से मुझे हेयर फॉल हो रहा है या इसी की वजह से मेरा स्किन खराब हो रहा है, इसी की वजह से मुझे जॉइंट पेन हो रहा है. ये सप्लीमेंटल रोल प्ले करते हैं, मानी हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं. तो अगर आप इन सब चीज़ों में डेफिशिएंट हैं तो आप अपना डॉक्टर से कंसल्ट करके इनको राइट क्वांटिटी में राइट ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं. आपने जैसे महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपने ये देखा कि एनीमिया की वजह से भी आपके स्किन और बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, या
मतलब उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है एनीमिया की वजह से? बिल्कुल पड़ता है। मतलब कॉमनली जब हम देखते हैं कि फीमेल में बाकी सब हार्मोनल पैटर्न्स ठीक हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है, डाइट सब सही ठीक चल रही है, कोई बीमार नहीं पड़े, कोई हिस्ट्री नहीं है सिग्निफिकेंट इलनेस की, लेकिन हम देखते हैं आयरन बहुत ज़्यादा कम आता है। सो वी यू फर्स्ट नीड टू सप्लीमेंट द आयरन। मतलब पेशेंट पूछते हैं कि क्यों हमारा हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में आयरन नहीं होता तो हमारी जो हेयर साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द हेयर जो टेलोजन फेज में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि गिरने का फेज होता है बालों का, जिसकी वजह से देयर इज शेडिंग ऑफ द हेयर, कि जो हेयर साइकिल है वो नॉर्मल की तरफ नहीं जा पा रही। तो जब हम उसको सप्लीमेंट करते हैं, जो हमारा जो नॉर्मल साइकिल है वो नॉर्मल उस पर आने लगता है, तो विद इन 3 to 5 months पीपल डू सी अ रिकवरी इन द हेयर फॉल ऑल्सो। और रही डलनेस की बात, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आप आयरन डेफिशिएंट हैं, आप अनिमिक हैं, तो आपकी स्किन पे पेलनेस नजर आएगी। वही चीज़ अगर आप आयरन डेफिशिएंट नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, तो योर स्किन विल लुक मोर पिंकिश एंड यू विल हैव लेस लेथार्जी ऑल्सो। तो जो दो मुँहे बाल होते हैं हमारे, क्या वो भी किसी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं या कंडीशन है कोई अलग वो? दो मुँहे बाल होना होता है कि अगर आप गीले बालों में कंघी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, आप अपने बालों में बहुत ज़्यादा प्रेसिंग कर रहे हैं या हीट ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रेज लगा रहे हैं, तो वो आपके बालों को डैमेज कर सकता है, जिसके कारण दो मुँहे बाल होते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है या कोई डेफिशिएंसी के कारण नहीं होता, ये हमारी केयर के कारण होता है कि हम अपने बालों का कैसे टेक केयर कर रहे हैं। तो बेसिक सा है कि इसमें आप मिनिमल हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, मिनिमल हीट का एक्सपोजर कीजिए, है ना, गीले बालों में कंघी मत कीजिए। क्या होता है गीले बालों में कंघी करने से? जो और हेयर हमारा ड्रायर के बारे में ही बताइएगा, जो ड्राई करते हैं, रोज डेली करते हैं ड्राई, उससे क्या नुकसान होता है और गीले बालों में कंघी का? जब हम गीले बाल होते हैं, हमारा हेयर जो होता है वो मॉइस्चर ले लेता है एनवायरनमेंट से भी और जो आपने पानी डाला उससे भी, तो वो फूल जाता है। तो जब हेयर स्वोलन है और उसमें हम कॉम्ब कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से ट्रॉमा दे रहे हैं हेयर को, जिसके कारण हेयर स्प्लिट हो सकता है दो एंड्स के अंदर। सो दैट इज़ द कॉज कि गीले बालों में कंघी करने से हेयर जो होते हैं वो स्प्लिट हो सकते हैं और स्प्लिट एंड्स आपको हो सकते हैं। तो जैसे हेयर ड्रायर की अगर मैं बात करूँ, तो हेयर ड्रायर यूज़ करना इन अ हीट सेटिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड ऑन अ रूटीन बेसिस। कभी कभी आपको जब हेयर स्टाइलिंग करनी है तब आप कर सकते हैं, बट हेयर ड्रायर अगर आपको कूल सेटिंग पे करना है तो आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दैट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है, मान लीजिए बारिश का मौसम चल रहा है, आप बाल धो के आए हैं और आपने उन बालों को ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दिया, तो एनवायरनमेंट में भी वाटर है और आपके बाल भी गीले हैं, तो वो और एनवायरनमेंट से मॉइस्चर ले लेंगे और फूल जाएंगे और रफ और फ्रीजी हो जाएंगे। तो ह्यूमिड मौसम में आई डू रिकमेंड माई पेशेंट्स कि अगर आपको हेयर ड्रायर यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कूल सेटिंग में, नॉट ऑन द हीट सेटिंग, ताकि वो नेचुरल मॉइस्चर रिटेन रहे और वो एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा मॉइस्चर लेके फूले नहीं और ड्राई और फ्रीजी ना हो। आप ये कह रही हैं कि गीले बाल में कंघी करना, इतने सेंसिटिव होते हैं उस समय बाल। हमारे यहाँ तो लोग तौलिए से बहुत झकझोर करके उसको सुखाते हैं बालों को, वो कितना नुकसानदायक है? वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ऑलरेडी बॉल स्वोलन है, उसने मॉइस्चर ऑब्जॉर्व किया हुआ है, वो वीक हो जाएगा, उसकी ब्रेकेज बढ़ जाएगी। और प्लस जब आप उसको बहुत ज़्यादा रबिंग कर रहे हैं, जैसे सपोज आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट जो बोलते हैं कि हम बाल धोते वक्त ही बालों को ऐसे रगड़ रगड़ के धोते हैं, तो क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने हेयर में, जिससे कि हेयर मैटिंग होना, फ्रिजीनेस होना, इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो द राइट टेक्निक ऑफ शैम्पूइंग दैट आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स की आपको स्कैल्प क्लीन करना है, आपको बालों को इतना फ्रिक्शन से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्कैल्प में शैम्पू लगाया, 30 सेकेंड्स to 40 सेकेंड्स गुड मसाज किया अपने स्कैल्प का, लीव द शैम्पू फॉर 30 सेकेंड्स ताकि वो नेचुरल ऑयल्स को हटा सके, एंड देन लेंथ को बहुत हल्के हाथ से आपने क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा रबिंग नहीं करनी है। अब जैसे कुछ लोग ऑफिस आने से पहले फटाफट तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं और उनको बाल सुखाने का टाइम नहीं है, तो बाल सुखाने की आइडियल टेक्निक क्या होनी चाहिए, क्या तरीका है? यू शुड लेट इट एयर ड्राई, और वही मैंने बोला कि अगर बहुत ही लेट हो रहा है तो आप हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कूल सेटिंग पे यूज़ कीजिए। और जैसे नहा करके बाल गीले हैं और कुछ लोग उस पर हेलमेट भी पहन लेते हैं, पसीना भी हो रहा है, गर्मी भी, और बाइक चला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल गिग वर्कर्स जो हैं, डिलीवरी और पार्टनर्स हैं बहुत सारे ऐप के, तो उससे क्या नुकसान करता है बाल को? तो वही बिल्डअप हो रहा है आपके नेचुरल जो ऑयल्स हैं, आपका स्वेटिंग, गीला बाल है। मतलब जैसे मेल्स की बात करें, फीमेल्स में भी हमने देखा है कि काफ़ी लोग गीले बालों में बाल बांध लेते हैं, देन दे कम आफ्टर अ वीक और 10 डेज़ कि मैम बहुत ज़्यादा सर में खुजली हो रही है, इरिटेशन सी हो रही है, जबकि मैं तो स्कैल्प वॉश कर रही हूँ ऑल्टरनेट डेज पे, मैं तेल भी नहीं लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप गीले बाल बांध रहे हैं। जैसे हेलमेट लगाया आपने, उसको लॉक इन कर दिया, आपका नेचुरली एयर ड्राई नहीं हुआ हेयर, आपका खुद का स्वेट भी आ रहा है और मॉइस्चर भी बिल्डअप हो गया, तो वो स्कैल्प को और इरिटेट बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है वहाँ पे। हाँ, मतलब बिल्डअप डेवलप हो सकता है आपका ये सब, और उस पे फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जाते जाते लगभग सारी बातचीत हो ही गई, जाते जाते कुछ बेसिक टिप्स बता दीजिए बाल और स्किन केयर के। कुछ आपने बताया कि सनस्क्रीन यूज़ करना है, फेस वॉश यूज़ करना है, कुछ ऐसा बता दीजिए कि ये बिल्कुल नहीं करना और ये करना है।
सबसे पहले DIY ज़्यादा नहीं करने हैं, मतलब मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि घर पे बनाए हुए मुल्तानी मिट्टी, ये फेस पैक्स, क्यों आपको इतनी मेहनत करनी है, मतलब व्हाई डू यू वांट टू डू दैट, अनटिल अनलेस आपका कोई स्पेसिफिक कंसर्न है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, व्हाई डू यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद योर स्किन. सो डोंट डू एनी DIY जो प्रूवन नहीं है मेडिकली. और देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट आर देयर और प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट जो कि इस पे ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है. सो until unless something has a very scientific base, don't experiment with your skin. Don't forget your sunscreen. जैसे मैंने आपको राइट टेक्निक ऑफ वॉशिंग योर हेयर बताई, सो आई होप कि सबको एक ये मैसेज मिला होगा कि सही बाल धोने का तरीका क्या है. मिनिमम 3 times a week आपको वॉश करना ही करना है. और जैसे मैंने बोला, अगर वर्कआउट कर रहे हो, स्वेटिंग हो रही है, तो आप सल्फेट फ्री शैम्पूज रूटीन बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है. एंड इस समर में स्पेसिफिकली डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक योर वाटर. मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं हम भूल गए, तो आई ऑलवेज आज फ़ोन तो चलाते हो ना, तो एक रिमाइंडर लगा लो उसके अंदर कि हर 1 घंटे में आपको याद आता रहे कि यू हैव टू ड्रिंक वाटर एंड यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड. सो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस समर दैट आई वुड एडवाइस टू एवरीवन. शुक्रिया मैम आने के लिए. मुझे लगता है कि बाल और स्किन से जुड़े हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझ ली. शुक्रिया. थैंक यू. तो आज की बातचीत से हमने ये जाना कि बाल और स्किन की देखभाल के लिए सिर्फ जो है नुस्खे अपनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही जानकारी से आप इसकी केयर कर सकते हैं. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए एक्सपर्ट के साथ. शुक्रिया.